Hello students, good morning to all. How are you all? I hope you are well. And जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको अप टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया तक डिस्कस कर लिया था. क्लियर? सो टुडे आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ योर चैप्टर मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? थोड़ा सा मोमेंटम को समझने से पहले हम लोग डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे. शायद आपको उससे अपने आप मोमेंटम के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा. क्लियर? हम लोग जनरली क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस भी देखते हैं टीवी में. तो आपको पता है कि जो टेनिस की बॉल होती है और क्रिकेट की बॉल होती है, तो क्रिकेट की बॉल क्या होती है, थोड़ा हैवी होती है, यानी उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है. और टेनिस की बॉल हल्की होती है, यानी उसका मास कम होता है. क्लियर? तो जब क्रिकेट की बॉल को हम लोग रोकते हैं यानी स्टॉप करते हैं, तो उससे हमें क्या करना होता है कि ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. जो क्रिकेट की मूविंग बॉल है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. जबकि जो टेनिस की बॉल है उसे रोकने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि हैवियर द बॉल रिक्वायर्ड मोर फोर्स. क्लियर? यानी कि बॉल जितनी ज्यादा हैवी होगी उतने ज्यादा हमें फोर्स की नीड होगी. क्लियर? और अगर बॉल का जो मास है वो आपका लेस है तो आपको कम फोर्स चाहिए होगा. ओके, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं. दो बॉल हमने ली और दोनों के जो मास है वो सेम है. बात समझ में आई? दोनों के जो मास है वो सेम है. फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या रखा था, एक चीज बताना भूल गया था कि जो टेनिस की बॉल है और क्रिकेट की बॉल थी उसकी वेलोसिटी सेम थी. बात समझ में आ गई? यानी कि पहले हमने क्या रखा था कि टेनिस की बॉल और क्रिकेट की बॉल की वेलोसिटी सेम रखी थी, बट दोनों के मासेस में डिफरेंट था. ठीक? तो उसमें हमने ये बताया कि जिसका मास ज्यादा होगा, यानी कि जो बॉल हैवी होगी, उसे स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. जबकि जो कम हल्की मतलब हैवी होगी, लेस हैवी होगी देन अदर, उसको स्टॉप करने के लिए हमें लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. अब हमने सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं कि इफ द मासेस ऑफ बोथ बॉल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों जो बॉल्स हैं उनके मासेस क्या है, सेम है. क्लियर? बट द वेलोसिटीज आर डिफरेंट. तो क्या होगा, जिस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस मूविंग बॉल को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक? वही जिस बॉल की वेलोसिटी कम होगी उसे स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. बात समझ में आ रही? पहले हमने क्या किया, वेलोसिटीज को सेम रखा और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस हमने फोर्स निकाला. अब क्या किया, सेकंड में हमने मासेस को सेम रखा और ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटीज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि किसका फोर्स ज्यादा होगा. तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा. ठीक? और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसके लिए फोर्स हमें कम ज्यादा होगा. तो इस बात समझ में आ गई? इससे ये कंक्लूजन निकला. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू examples I concluded that कि the force needed to stop a moving body is directly proportional to mass and velocity. बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? यानी किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स नीडेड होगा वो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. क्लियर? अब इसी के बिहाफ पे ये जो वर्ड है मोमेंटम, उसकी डेफिनेशन हम लोग राइट करेंगे. मोमेंटम की डेफिनेशन क्या कहती है? मोमेंटम की डेफिनेशन बोलती है कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to the product of
its mass and velocity। क्लियर? यानी मोमेंटम जो हमारा होता है वो बॉडी के मास और वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आई? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, देन इफ द मास इज m and velocity is a v, then the formula for momentum becomes p equals to mv। okay, that's clear। अब बात करते हैं SI यूनिट्स की। तो then the SI units for momentum, what is the unit of mass? That is a kg। what is the unit of velocity? मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। सो SI यूनिट क्या बनी? kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हो गई SI यूनिट किसकी? मोमेंटम की। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? सो प्लीज नोट इट फास्ट एंड देन आफ्टर आई विल डिस्कस अदर थिंग। ओके, मैंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया? मोमेंटम की डेफिनेशन बता दी। दैट इज द मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ mass and its velocity। what is the SI unit of a momentum? kg, मीटर पर सेकेंड। एंड यू नो दैट कि मोमेंटम में हमने क्या बताया कि P इक्वल्स टू m इंटू v बताया। क्लियर? m क्या होता है? हमारा स्केलर होता है, ठीक है, और v क्या होता है? ये हमारी वेक्टर होती है। दैट्स वाई क्या होता है? इसी से हमारा क्या निकल के आया कि जो P है वो हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसमें हमें मिल जाता है डायरेक्शन, किसकी वजह से? वेलोसिटी की वजह से। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आ गई? मोमेंटम ने ही हमें क्या दिया? मोमेंटम ने हमें बताया कि the force needed to stop a moving body is directly proportional to mass and velocity। तो उसी की हेल्प से हमारा सेकेंड लॉ जो निकलता है वो ये निकलता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, clear, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force। बात समझ में आ गई? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चेंज हमें, जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ आ गई? इस फोर्स लगाने से जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आ गई? ओके, तो एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। या तो हम ये कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या अनबैलेंस्ड फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो स्टूडेंट्स इसे नोट करें एंड देन आफ्टर दैट मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सपोज a body whose initial velocity is u, clear, on applying
a force capital F for time t, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो आपकी हो गई v। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, फोर्स है। क्लियर। तो देन मास मान लिया बॉडी, यहाँ पे मास भूल गया हूं मैं, सपोज अ बॉडी हुज मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे लिखेंगे हुज मास स्मॉल m एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u। क्लियर। तो देन हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। क्या इनिशियल मोमेंटम, यानी कि p1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mu। देन फाइनल मोमेंटम p2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv। ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1। रेट ऑफ चेंज यानी कि टाइम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि इसे हम टाइम से डिवाइड करेंगे। रेट जहां पे आएगा यानी कि उसे आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आपका हो जाएगा p2 माइनस p1 बाई t। वैल्यू पुट करेंगे, p2 की वैल्यू है mv, ये आपका है mu अपॉन t। तो देन आप कॉमन ले लेंगे m, तो ये आपका हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। क्लियर। इतना आपको बात समझ में आ गई। अब हम लोग फर्स्ट जो इक्वेशन थी, ठीक है, वो क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहां से अगर हम लोग v माइनस u अपॉन t निकालें, तो यानी कि a इक्वल्स टू निकलता है v माइनस u अपॉन t। क्लियर, बात समझ में आ गई थी। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे v माइनस u अपॉन t की जगह क्या यूज कर लेंगे, a यूज कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू हो गया ma के इक्वल आ गया। बात समझ में आ गई, ma के इक्वल आ गया। अब बाय द डेफिनेशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो हमारा क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, m के। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स हमने लेट किया था कितना, F। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है k। बात समझ में आ गई। ये तो आपका आ गया फॉर्मूलेशन, बट अभी हमारी बात बनी नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, f की यूनिट हम लोग ऐसी रखते हैं, यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा k है वो हमारा 1 आ जाए। क्लियर। तो f की यूनिट यानी कि जो हम लोग फोर्स की यूनिट यूज करेंगे वो इस टाइप की यूनिट यूज करेंगे जिसकी हेल्प से जो कांस्टेंट की वैल्यू मिले वो हमें क्या मिले, 1 मिले। तो फॉर k इक्वल्स टू 1, तो देन f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma। और जो f इक्वल्स टू ma है यही हमारा क्या है, इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे f इक्वल्स टू ma यानी कि फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और फटाफट आप लोग यूज करें, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी 1 यूनिट की डेफिनेशन सीखेंगे। ओके, प्लीज नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी बात करी थी 1 न्यूटन की, कि 1 न्यूटन की डेफिनेशन आखिर क्या होती है। तो F इक्वल्स टू के हमें अभी हमने लास्ट एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया। तो 1 न्यूटन इज दैट force which when acting on a mass of 1 kg produces in it an acceleration of 1 meter per second square in its own direction। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स क्या है कि जब 1 यूनिट के मास पे अप्लाई किया जाता है तो उसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक,
फिर अभी हमने डिस्कस किया था कि हम लोग यूनिट इस तरीके से फोर्स की रखते हैं कि के की वैल्यू 1 आ जाए। तो वो के की वैल्यू 1 कैसे आती है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला, F इक्वल्स टू क्या था 1 न्यूटन, मास इक्वल्स टू है 1 kg, ठीक है, और ए हमारा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रखेंगे F इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए में, तो 1 यहाँ पे है, k को k रखा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहां से हमें क्या मिल जाता है k इक्वल्स टू 1, और इस k इक्वल्स टू 1 को हम लोगों ने यूज किया था, उसकी हेल्प से हमें क्या मिला था, F इक्वल्स टू ma मिला था। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 यूनिट एंड दिस इज द मेथड by which you can get k equals to 1. Okay, then after that I will explain ki what are the applications of second law of motion. Okay, okay students, these are the some application of second law of motion. पहला जो एप्लीकेशन है वो कह रहा है कि a karate player breaks a pile of tiles or slab of ice in single blow. क्लियर, यानी कि एक ही बार में वो क्या करता है, आइस क्यूब्स को या आपके ब्रेक्स पाइल ऑफ टाइल्स, यानी कि टाइल्स के जो पाइल्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। वो कैसे करता था, ठीक, हाथ अपने क्या करता है, बहुत स्पीड में वो क्या करता है, अपनी आर्म्स को जो स्पीड होती है वो बहुत तेज रखता है। उससे क्या होता है, वो रेट ऑफ मोमेंटम जो है उसका इंक्रीज करता है, और उसका जो रेट ऑफ मोमेंटम जब इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स से होता है। ठीक, तो जब रेट ऑफ मोमेंटम इंक्रीज करेगा अपना, तो उसके हेल्प से अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, और अप्लाइड फोर्स जब ज्यादा होगा तो एक ही बार में वो जो पाइल ऑफ टाइल्स है या स्लैब ऑफ आइस है वो एक ही बार में टूट जाता है। ठीक, अब आया सेकंड, इन क्रिकेट a fielder moves his arms backward in direction of ball while taking catch. कैच जब लेता है तो क्या करता है, इस तरीके से वो हाथ रखता है और हाथ को पीछे खींचता है। पीछे खींचने पे क्या होता है, उसका जो रेट ऑफ मोमेंटम होता है वो डिक्रीज करता है, और रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो आपका फोर्स भी डिक्रीज होगा, यानी अप्लाइड फोर्स भी डिक्रीज होगा। तो जो बॉल है वो फोर्स अप्लाई करेगी किसपे, हमारे आर्म्स पे, तो जब आर्म्स पे कम फोर्स अप्लाई करेगी तो हमें इंजरी नहीं होगी। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए अपने आर्म्स को यानी कि हाथों को पीछे करते हैं। ठीक है, थर्ड है, सॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल्स एंड कार पैसेंजर्स आर एडवाइज्ड टू वियर सीट बेल्ट। ओके, यहाँ पे एटसेट्रा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितने चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दो एग्जांपल्स का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, एक में आपको इंक्रीज वाला मोमेंटम इंक्रीज करके और दूसरा मोमेंटम डिक्रीज करके। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक थोड़ा सा देख ले और इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाफट नोट भी कर ले। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि व्हाट इज अ मोमेंटम, व्हाट आर द फिनोमेना ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द physical what type of physical quantity is this, and then after that I explain second law of motion. Okay, and then application of second law of motion. कहीं भी कोई भी confusion है इस topic से related, so please students, I told to you again and again, please comment in comment section box also, and in last again I want to say that कि please give support to me by share, subscribe and like my channel Anuj Classes. जितना हो सके अपने दोस्तों, फ्रेंड्स में और अपने पेरेंट्स सर्कल में से हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ें और स्टडी का लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।